Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our social science book of 8th class। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी 8th क्लास की सोशल साइंस बुक, सामाजिक विज्ञान की बुक। जैसा कि आपको पता है 8th क्लास में इस नए सेशन में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में 3 बुक्स हैं। फर्स्ट इज हमारे अतीत। पहला जो भाग है इस सामाजिक का वो है हमारे अतीत। उसमें से हम 1 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। 3 बुक्स हैं सामाजिक विज्ञान की, उसमें से एक जो बुक है हमारे अतीत, उसका फर्स्ट लेसन हम पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। और ये सेकंड बुक है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये दूसरी बुक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसमें से हम अब 1 लेसन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम जो थर्ड बुक और है उसमें से भी फर्स्ट लेसन करेंगे। तो हम लोग अभी आज इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं हमारी सेकंड सामाजिक की बुक जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सामाजिक विज्ञान है ये, सोशल साइंस। तीनों ही बुक्स पर सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ रहेगा, लेकिन बाद में अलग अलग बुक्स हैं, उनका अलग अलग नेम है। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट जो बुक थी हमारे अतीत, ये दूसरी बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान। इन तीनों बुक्स के लिए अलग अलग नोटबुक्स आपको यूज करनी है, ध्यान रखें। एक ही नोटबुक्स में तीनों बुक्स का वर्क नहीं करें। हमारे अतीत वाली जो बुक थी उसका जो वर्क आपने किया था 1 लेसन का, वो जो जिस नोटबुक में आपने किया था उसमें इसका काम नहीं करना है। इसके लिए अलग से सेपरेट नोटबुक यूज करनी है। ऐसे ही जो तीसरी बुक आएगी, जो थर्ड बुक है सामाजिक की, उसके लिए तीसरी अलग से नोटबुक यूज करनी है। यानी सामाजिक विज्ञान में 3 नोटबुक्स होगी, 3 अलग अलग बुक्स के लिए। तो इसके लिए अलग से नोटबुक यूज करें आप। हम लोग स्टार्ट कर चुके अपना फर्स्ट लेसन पिछले वीडियो में हम लोग इस बुक का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर चुके थे, जो कि है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसी बुक है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, नियम कायदे होते हैं, जिनके आधार पर अपने देश की व्यवस्था चलती है। ऐसे जो नियम हैं जिनके आधार पर देश की व्यवस्था चलती है, ऐसे नियमों का जो संग्रह है, ऐसे नियमों की जो किताब है, बुक है, वो संविधान है। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अपने इस फर्स्ट लेसन का जो फर्स्ट पेज है वो हम लोग पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। ये सेकंड पेज भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना थर्ड पेज इस लेसन का। लेसन फर्स्ट है ये। लेसन का नेम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस लेसन में। तो शुरू करते हैं अपना थर्ड पेज इस लेसन का, जो आज हमें पढ़ना है। स्क्रीन पर देखिए, मैंने स्क्रीन को एनलार्ज कर दिया है। पहले हम लोग इधर साइड में जो एक बॉक्स दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। इस चित्र में जैसा आप देख पा रहे हैं, कुछ लोग झंडा लहरा रहे हैं, कोई दूसरे देश का झंडा लग रहा है। ये कुछ आंदोलन जैसा कर रहे हैं ये। तो आइए पढ़ते हैं इसको। क्या है? नेपाल में, नेपाल अपना पड़ोसी देश है, जानते होंगे आप। भारत के नॉर्थ में, उत्तर में, ऊपर की तरफ छोटा सा देश है नेपाल, बहुत ही छोटा, एक राज्य के बराबर भी नहीं है वैसे। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। लोकतंत्र है अब तो नेपाल में, लोकतंत्र आ गया है। पहले नेपाल में राजा का शासन हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। फिर वहां पर लोगों ने कई आंदोलन किए लोकतंत्र के लिए। कई प्रकार के सिस्टम से देश चलते हैं। किसी किसी देश में राजाओं का शासन होता है, उसको राजतंत्र कहते हैं। जहां जनता का शासन होता है वो लोकतंत्र होता है। कहीं कहीं तानाशाही भी है, जबरदस्ती के राजा बने हुए हैं। तो अपने देश में लोकतंत्र है क्योंकि हमारे देश में जो जनता है वो अपने खुद सरकार, अपने जो शासक है वो खुद चुनती है, चुनाव के द्वारा, वोट के द्वारा।
इस व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। नेपाल में पहले राजतंत्र था, राजा का शासन होता था, तो वहां पर फिर लोगों ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन किए। यही लिखा है इसमें, नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। 2002 तक, 90 में लोकतंत्र आ गया, 2002 तक रही व्यवस्था। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। 2002 में राजा ने वापस अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया देश की व्यवस्था को। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। यानी 2002 में उसने वापस कब्जे में लेना शुरू किया देश की व्यवस्था को। 2005 में उसने पूरी तौर पर पूरा कब्जे में ले लिया अपने देश को। राजा ज्ञानेंद्र नाम था उस राजा का। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों, अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये माओवादी क्या होते हैं। देखिए, दुनिया में कई प्रकार की विचारधाराएं हैं जिनको लेकर के अनेक संगठन बने हुए हैं। ये भी एक प्रकार की विचारधारा है माओवादी। माओ एक, चीन में एक शासक हुआ था, एक राजा हुआ था, एक शासक हुआ था माओ, माओ त्से-तुंग, माओ नाम था उसका। तो माओ के जो विचार थे उनको लेकर के, उसके विचारों, उसके जो विचार हैं माओ के, उसको माओवाद कहते हैं। उसको, उसके विचारों को लेकर के एक नया वाद शुरू हो गया, उसको माओवाद कहते हैं। उसके विचारों में क्या था कि वो कहता था कि अमीर नहीं रहना चाहिए, अमीर और गरीब बराबर होने चाहिए, लेकिन बराबर तो होने चाहिए, लेकिन वो जो ये जो साम्यवादी या माओवादी लोग हैं, ये रक्त बहा करके बराबर करने वाले लोग हैं। यानी मारने काटने में लाखों लोगों की का रक्त बहा दिया चीन में माओ ने। जितने भी पैसे वाले थे सबको मार दिया, मारने का अभियान शुरू कर दिया। लेकिन पीछे जो रह गए फिर उनमें से कोई पैसे वाले बन गए। तो अभी क्या चीन में सब बराबर थोड़ी है, ठीक है एक व्यवस्था है वहां पर, लेकिन फिर भी ज्यादा कम वाले तो होते ही हैं। तो माओ एक विचारधारा है, माओ एक व्यक्ति था जिसके विचारों को लेकर के कुछ लोग आगे बढ़े, उसको एक वाद के रूप में, जैसे राष्ट्रवाद होता है वैसे ही माओवाद है। वाद यानी इज्म कहलाता है इंग्लिश में, माओइज्म। जैसे नेशनलिज्म होता है, राष्ट्र की विचारधारा को जो मानते हैं, वो राष्ट्रीय विचारधारा को मानने वाले राष्ट्रवाद, उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। ऐसे ही माओ के विचारों को मानने वाले लोग हैं वो माओवादी हैं। ये क्या है कि हिंसा में विश्वास करते हैं, मारने काटने में विश्वास करते हैं। अभी भारत के कई सैनिकों को मार देते हैं, आपने सुना होगा नक्सलवाद का नाम। ये वैसे ही लोग हैं, नक्सलवाद माओवाद एक ही है। तो ये क्या मारने में, हिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो नेपाल में भी इनका प्रभाव बढ़ गया, चीन से जुड़ा हुआ है नेपाल, और आजकल तो चीन के काफी कब्जे में चल रहा है। पहले भारत का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था, अभी भी दोस्त है, लेकिन चीन का प्रभाव बढ़ गया वहां पर। माओवादी विचारधारा पनप गई ना, इसलिए चीन का प्रभाव बढ़ गया। इसलिए अभी, पहले कभी एक जमाना था जब नेपाल और भारत एक अभिन्न मित्र हुआ करते थे, यानी कोई बॉर्डर नहीं था, कोई भी आ जा सकते थे आपस में, संस्कृति एक होती थी दोनों की। लेकिन अभी जब से चीन का प्रभाव वहां पर बढ़ा है, माओवादियों का प्रभाव वहां पर बढ़ा है, तब से वो अलग होने की कोशिश, मतलब अलग अपने राग अलापने लगा है, तरह तरह की विचित्र बातें कर रहा है। चीन जैसा उसको कहता है वैसा ही वो बोलता है। अभी ताजा बयान वहां पर, अभी प्रधानमंत्री नेपाल में ओली नाम का है, केपी ओली, तो वो ओली जो प्रधानमंत्री है वो उसने नया अभी कह दिया कि राम जो थे वो नेपाल में हुए थे, भारत में नहीं हुए। नया एक राग अलाप दिया उसने। ऐसे ही कई जो हिस्से हैं उनको लेकर के विवाद पैदा कर रहे हैं। तो माओवादी ये लोग हैं जो कि मारकाट में और हिंसा में विश्वास करते हैं। तो उन्होंने, माओवादियों ने वहाँ के और जो भी नेता लोग थे उनके साथ मिलकर के एक 12 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए 2005 में,
इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। मतलब लोगों को यह कहा माओवादियों ने कि हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे, राजा का शासन है यहां पर तो लोकतंत्र स्थापित करेंगे। अच्छी बात है, लोकतंत्र आना भी चाहिए, लेकिन माओवादियों के द्वारा जब कोई चीज आती है तो वो फिर वहां हिंसा होती है, मारकाट होती है। वहां लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर तक पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया। राजा ने जो रियासतें बना रखी थी, रियायत यानी छूट, तो आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। यानी उस राजा ने जो छूट दे रखी थी थोड़ी बहुत, उसका विरोध शुरू कर दिया। और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2006 में फिर राजा ने वापस लोकतंत्र की स्थापना की। वापस उनको माओवादियों के नेतृत्व में और भी जो लोग छोटे मोटे संगठन थे सब ने मिलजुल करके और वापस सरकार बनाई। जो भी राजा था वहां पर ज्ञानेंद्र नाम का, उसने 2006 में वापस, 2005 में उसने कब्जे में कर लिया था वापस देश को, फिर 6 में वापस उसको छोड़ना पड़ा और इनको आमंत्रित करना पड़ा सरकार बनाने के लिए। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में तो इन्होंने सरकार बना ली माओवादियों ने और इनके नेतृत्व में, फिर चुनाव की घोषणा कर दी, यानी अब फुल लोकतंत्र है ऐसा घोषित कर दिया कि चुनाव होंगे और उसमें लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जो भी सत्ता में आएंगे, जैसे भारत में लोकतंत्र है हर 5 साल से चुनाव होते हैं, वैसे ही वहां लोकतंत्र स्थापित हो गया 2008 में। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में है। 2006 में जो माओवादियों के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ लोकतंत्र के लिए, वो इस तरह के वो चित्र हैं उसमें। तो माओवादियों लोकतंत्र आना भी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र होना चाहिए क्या, और लोकतंत्र में आगे कौन है या सरकार किन की बननी चाहिए, मेन ये। लोकतंत्र में तो सरकार चलाती है देश को, लेकिन सरकार किसकी बननी चाहिए? क्या सरकार उनकी बननी चाहिए जो संस्कृति को नहीं मानते, जिनके लिए रुपया पैसा ही सब कुछ है, भौतिक सुख ही सब कुछ है? माओवादियों की विचारधारा ये है, उनके लिए बस भौतिक सुख ही सब कुछ है। तो वो इस तरह की विचारधारा के लोग हैं, तो उनकी सरकार नहीं आनी चाहिए, परंतु वहां पर लोगों को बरगला के और इस तरह से उन्होंने लोकतंत्र में कदम अपना प्रभाव बढ़ा लिया। लेकिन लोकतंत्र स्थापित हो गया कुल मिला के 2008 में पूरी तरह से लोकतंत्र राजतंत्रात्मक खत्म होकर लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बन गया नेपाल। अपने शिक्षक से चर्चा करें कि मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं। मूलभूत का मतलब होता है जिसके आधार पर कोई चीज खड़ी होती है। मूल यानी नींव, एक तरह से मूलभूत यानी एकदम आधार की चीज, शुरुआत की चीज, उसको मूलभूत कहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण है दें। मूलभूत नियम क्या है अपना, जैसे रोजमर्रा के जीवन में मूलभूत ये नियम है कि व्यक्ति को अपने परिवार को चलाना पड़ता है, ये मूलभूत नियम है। व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, ये मूलभूत नियम है। तो रोजमर्रा के आधार पर अगर मूलभूत की बात करें तो मूलभूत सिद्धांत ये है कि व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, अपना जीविकोपार्जन करना पड़ता है, कुछ पैसा कमाना पड़ता है परिवार के लिए। ऐसे ही मूलभूत कुछ दिनचर्या है अपनी, स्नान रोज करना पड़ता है, वो आवश्यक है, भोजन रोज करना पड़ता है, ये मूलभूत चीजें हैं। मूलभूत आवश्यकताएं होती है व्यक्ति की, रोटी कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो मूलभूत का मतलब ये है, और ये उदाहरण है उसके। नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? क्योंकि पहले वहां राजतंत्र था, राजा का शासन था, तो वहां की जनता राजा का शासन नहीं चाहती थी। जनता ये चाहती थी कि वो खुद अपना राजा चुने, इसलिए वो लोकतंत्र चाहती थी। और इस तरह से वो नया संविधान, नए नियम चाहती थी जनता, जिसके आधार पर देश चले। ऐसे वो खुद के भलाई के नियम चाहती थी जनता। पहले कुछ और नियम होंगे, तो जनता नया संविधान इसलिए चाहती थी कि वो पुराने संविधान से संतुष्ट नहीं थी,
उन नियमों में परिवर्तन चाहती थी, इसलिए जनता अपने अनुकूल नए नियम चाहती थी, इसलिए वो नया संविधान चाहती थी। तो यहाँ पर जो लिखा था, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? क्योंकि पुराने संविधान से, पुराने नियमों से जनता संतुष्ट नहीं थी और उन नियमों में बदलाव चाहती थी और उन नियमों को अपने अनुरूप वो बनवाना चाहती थी, इसीलिए वो नया संविधान चाहती थी। तो ये आप क्वेश्चन करें अपने नोटबुक में। ये जो शब्द है ना, ये प्रश्न जो है, अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दे, या चलो ऊपर वाला तो चर्चा का हो गया, लेकिन ये प्रश्न आप कर सकते हो नोटबुक में, अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। तो इसमें आपको ये लिखना है कि मूलभूत का अर्थ होता है आधार की चीज, अन्यथा एकदम शुरुआत की वस्तु, अन्यथा अति आवश्यक वस्तु या सिद्धांत, ये मूलभूत होते हैं। ये जो 3 बातें मैंने बताई, शुरुआत की चीज, अति आवश्यक चीज और एक और जो मैंने बताया वो, तो ये मूलभूत का मतलब है। मूल का मतलब होता है जड़, ये सब चीजें लिख सकते हो आप जो मैं बोल रहा हूं। मूल का अर्थ होता है जड़, और जड़ सबसे नीचे की चीज होती है, जहां से पौधा उगना शुरू होता है और बाद में पूरा पौधा उसी पर खड़ा रहता है, और उसी के आधार पर आगे भी पौधा खड़ा रहता है, मूल के आधार पर, जड़ के आधार पर। तो मूल वो चीज होती है जिसके आधार पर आगे की संरचना बनती है, आगे का कोई भी तंत्र खड़ा होता है, उसको मूलभूत कहते हैं। तो हमारे मूलभूत नियम की अगर उदाहरण की बात करें, तो मूलभूत नियम हमारे जीवन को जीने के लिए जीविकोपार्जन करना पड़ता है, ये एक जीवन का मूलभूत नियम है। इसी तरह जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। ये इतना आप इसमें इसके आंसर में लिखिए। दूसरा एक ये भी क्वेश्चन आपको करना है, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? क्योंकि वो पुराने संविधान से संतुष्ट नहीं थी। पुराने संविधान में जो नियम थे उनसे वो संतुष्ट नहीं थी, वो नियमों में परिवर्तन चाहती थी, नियमों को जनता के हिसाब से बदलवाना चाहती थी, इसलिए वो नया संविधान चाहती थी। ये दोनों क्वेश्चन आप करना है आपको नोटबुक में। अब हम इसके मेन पेज को पढ़ेंगे। इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए 2 बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। इन दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। कौन सी घटनाओं की बात हो रही है यहां? यही घटनाएं होगी जो साइड में हमने पढ़ी है अभी। जो 2 घटनाएं, पहले राजा का शासन था, बाद में माओवादियों ने सरकार बनाई, बाद में लोकतंत्र हो गया, उन्हीं की बात हो रही होगी यहाँ। यह इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए 2 बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। अंतरिम यानी अभी अभी के ताजा संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैंने अभी एक प्रश्न का उत्तर भी लिखवाया, क्योंकि वो लोग संतुष्ट नहीं थे उस संविधान से। पुराना संविधान जनता के अनुकूल नहीं होगा, इसलिए। तो जब पहले से ही वहां संविधान था तो नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। पहले वहां राजा का शासन हुआ करता था, वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान, फिर 90 में वहां पर संविधान बना। पहले तो संविधान ही नहीं था भाई, राजतंत्र में कोई संविधान नहीं होता है, राजा का नियम ही संविधान है वहां पर। लेकिन 1990 में कोई आंदोलन हुआ वहां पर लोकतंत्र को लेकर के, तो वहां संविधान बना 1990 में, पुराना वाला। तो 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। यानी 90 में संविधान तो बना, लेकिन उसमें मेन मूलभूत बात क्या थी कि टोटल जो पावर थी वो राजा के पास ही रहेगी, ऐसा था उसमें। नेपाल के लोग
कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। अब ये पुराने संविधान से संतुष्ट क्यों नहीं थे? अभी ये प्रश्न जो आया था उसमें आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखवाया कि वो पुराने संविधान से संतुष्ट नहीं थे, तो उसमें ये बात भी आप ऐड कर सकते हैं कि उसमें पुराने संविधान में क्या था, उसमें ये बात थी कि सारी सत्ता जो है वो राजा के अधीन रहेगी। ये देखिए यहां पर जो थी, हाँ, ये उसमें मैंने जो लिखवाया उसके साथ ये भी ऐड करें आप। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी, और लोग इसको पसंद नहीं करते थे। लोग ये नहीं चाहते थे कि सारी सत्ता राजा के पास रहे, इसलिए वो नया संविधान चाहते थे। नेपाल के लोग कई दशक से ये यहां तक ही लिखना, आपको उसमें ऐड करना है, फिर आगे अपन पढ़ रहे हैं। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, और इसलिए इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए वे चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। देखिए यहां तक लिख सकते हैं आप, यहां से 1990 मैंने जो आंसर बताया ना आपको, वो उसमें इसी में इंक्लूड हो रहा है सारा। तो आप ये जो प्रश्न था ना अपना, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी, इसका आंसर आप यहां से स्टार्ट करते हुए और पूरा यहां तक लिख दें। ये इसमें सारी चीजें इंक्लूड आ गई कि पहले का जो संविधान था उसमें सारी सत्ता राजा के अधीन थी, वो ये नहीं चाहते थे, और वे नहीं चाहते थे, वो जो बातें नहीं चाहते थे वो उसमें थी पहले वाले में, वो आदर्श नहीं थे उस पहले वाले संविधान में जो वो चाहते थे। यानी ये सारी बातें जो मैंने लिखवाई थी वो भी इसमें इंक्लूडेड हो गई है। तो यहाँ से लेकर के इसको आप यहाँ तक लिख सकते हैं, इसका आंसर ये करना है आपको। वो पीछे वाला जो आंसर बताया था वो इसी में शामिल हो गया है। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। 2015 अभी 20 चल रहा है, 5 साल पहले की बात है। तो 5 साल पहले, अभी 20 चल रहा है 2015 में, 5 साल पहले नेपाल में नया संविधान अपनाया गया। ये याद रखना है आपको। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। ये ऊपर चित्र है, इसमें ये सब साम्यवादियों के झंडे हैं, माओवादियों के, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन हुआ ये सारा। तो 2015 में वहां पर ये नया संविधान अपनाया गया, अभी 5 साल पहले। ऊपर चित्र है वो उस संघर्ष के हैं जो लोगों ने किया, वहां के लोगों ने लोकतंत्र के लिए और नए संविधान के लिए। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, कि देश में राजनीतिक व्यवस्था क्या रहेगी, यह भी संविधान द्वारा तय होता है। नेपाल के पुराने संविधान में यह कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। पुराना जो संविधान था उसमें यह था कि देश की जो शासन की बागडोर है वो राजा और मंत्री परिषद, मंत्री लोग जो होंगे उनमें रहेगी, उनके हाथ में। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति यानी लोकतंत्र चुना है, यानी जनता का शासन चुना है, जो अभी भारत में लोकतंत्र है, अपने चुनाव होते हैं, जनता खुद अपना शासक चुनती है, ये जो सिस्टम है ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। तो जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। जहां पर भी लोकतंत्र है, देखो, जहां पर भी तांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर सारा सिस्टम संविधान से चलता है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि संविधान जो है वो बहुत अहम भूमिका अदा करता है
जहां पर भी लोकतंत्र है वहां जो भी निर्णय होते हैं, जो भी नियम बनते हैं, आगे आगे जो भी सिस्टम, संविधान लागू होने के बाद जो भी निर्णय होते हैं, जो भी सिस्टम, नए नए नियम और बनते हैं, उन सब में संविधान को ही बेस माना जाता है। आधार जो है, आधारभूत जो चीज होती है, मूलभूत जो चीज होती है, वहां पर वो संविधान होती है। अभी जो मूलभूत की बात आई थी, तो जिन देशों में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर मूलभूत क्या है? संविधान मूलभूत है। उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, उसी के आधार पर व्यवस्थाएं चलती है और राजनीतिक व्यवस्था भी उसी से तय होती है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। नेता सत्ता का दुरुपयोग कई नेता करते हैं। अच्छे नेता भी होते हैं, बुरे नेता भी होते हैं, दोनों प्रकार के हैं। व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कैसा व्यक्ति है वो। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट्ट में देखा जा सकता है। एक चित्रकथा है यहाँ पर, इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे कोई नेता जो होता है ना, वो सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। हालांकि जनता ने चुना है उसको और बड़े विश्वास के साथ चुना जाता है नेता। भाई किसी भी एमएलए, एमपी, किसी को भी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, उनको जनता बड़े अच्छे विचारों के साथ चुनती है कि ये भला करेगा हमारा। लेकिन कई बार वो दुरुपयोग करता है सत्ता का। तो कैसे कोई नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है? देखो इस चित्रकथा में है, देखते हैं क्या है इसमें। क्लास का सीन दिख रहा है, ये क्लास चल रही है और ये यहां पर कोई बोल रहा है। क्या कह रहा है ये? अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूं। ये भी कोई स्टूडेंट ही दिख रहा है मेरे को, हाफ पैंट में है इसलिए। तो ये किसी, या तो ये टीचर है या स्टूडेंट, अभी समझ में आ जाएगा जब अपन आगे बढ़ेंगे। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूं, ये कह रहा है। तो अनिल कहता है, लेकिन मैंने क्या किया है? अनिल कहता है। अब देखिए अगला सीन क्या है। अगला सीन है, मैडम आ गई है क्लास में। जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। ये मॉनिटर दिखता है क्लास का, ये मॉनिटर है क्लास का। और इसने अनिल नाम के लड़के को, जो पढ़ाई कर रहा था, लग रहा है कि ये बातें नहीं कर रहा था, फिर भी इसने, है ना, या तो ये कर रहा था या नहीं कर रहा था। ये चित्र में तो बातें अपने को दिख नहीं सकती, लेकिन अनिल नाम का जो स्टूडेंट है क्लास में, उसको इस मॉनिटर ने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा मैडम से। तो इसने कहा कि मैंने किया क्या है, यानी इसने कुछ किया नहीं होगा ऐसा लग रहा है। तो या तो इसकी झूठी शिकायत की है फिर इसने, इस लड़के ने, मॉनिटर ने मैडम को। इसने क्या शिकायत की मैडम को कि जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। अब परेशान करता हुआ दिख नहीं रहा इस क्लास में, तो ये सब पढ़ाई कर रहे हैं अपनी अपनी, तो ये झूठी शिकायत है इसका मतलब। तो इसने, मॉनिटर ने कहा, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो मैडम ने अनिल को डांटा दिखता है और ये बड़ा हंस रहा है ये। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। इस मैडम ने इसको सजा दे दी 100 बार लिखने की। और ये बेचारा, शायद इसने कुछ किया भी नहीं था। इस क्लास की सिचुएशन देख के लग रहा है अपने को सब पढ़ाई कर रहे हैं। झूठी शिकायत की इसने, मॉनिटर ने, मैडम से। और मैडम ने फिर इसको सजा भी दे दी बेचारे को। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और ये देखो, ये है ना, ये हंस रहा है झूठी शिकायत करके, और झूठ बेकार में इसको पनिशमेंट दिलवा करके ये हंस रहा है इधर। तो नेता लोग ऐसे दुरुपयोग कर सकते हैं अपने। ये नेता ही है क्लास का, और क्या है। नेता मतलब नेतृत्व करने वाला, लीडर। नेता को इंग्लिश में लीडर कहते हैं, लीड करने वाला। जो नेतृत्व करता है, लीड करता है, वो नेता होता है। तो इस क्लास का लीडर तो यही है, मॉनिटर। तो ये कैसे अपनी सत्ता का दुरुपयोग करा है, देखो इसने झूठी शिकायत करके बेचारे निरपराध को सजा दिलवा दी। तो ऐसे दुरुपयोग कर लेते हैं नेता लोग अपने पद का।
देखो इसमें कुछ प्रश्न हैं, ये करने हैं आपको। सारी बात अपन समझ में आ चुकी है अपने। अच्छा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको नहीं पढ़ा अपन ने, ये भी पढ़ लेते हैं। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। ये जो झूठी शिकायत करने वाला है उसका नाम सुरेश है। वह दबंग किस्म का लड़का है, यानी डराता है दूसरों को। दबंग वो होता है जो डराता है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। तो अनिल जो लड़का है उसकी झूठी शिकायत की सुरेश ने और मैडम से पनिशमेंट भी दिलवा दिया उसने। तो अब ये कुछ प्रश्न हैं। मॉनिटर नंबर 1, ये सारे प्रश्न करने हैं, पहले 2 हो गए हैं अपने। इसका फिर से नंबर 1 डालना आपको क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है? वो उत्तर लिखना है। मॉनिटर अपनी शक्ति का दुरुपयोग एक अच्छे बच्चे की झूठी शिकायत करके कर रहा है। ये इसका आंसर हो गया। नंबर 2, नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? क्या क्या गया में से 3 में से एक ऑप्शन चुनना है अपने को कि कौन सी सिचुएशन में मंत्री अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। कह वाली सिचुएशन क्या है? जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। तो अगर ठोस कारण से कर रहा है कोई, ठोस तकनीकी कारण से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है, तो इसमें तो वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि कारण है, नामंजूर कर रहा है वो परियोजना को, लेकिन ठोस तकनीकी कारण है उसका। तो ये तो सिचुएशन नहीं है कि जिसमें वो दुरुपयोग कर रहा है। दूसरी क्या है? जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। ये है दुरुपयोग वाला मामला। भाई सुरक्षा कर्मी तो उसको सरकार से मिलते हैं, कोई मंत्री है तो उसको सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। अब वो उन सुरक्षा कर्मियों को कह कर अपने पड़ोसी को पिटवा दे, तो ये बिल्कुल दुरुपयोग है सत्ता का। तो ये ख वाला ही आप ऑप्शन होगा इसमें। ग में भी देख लेते हैं क्या होता है। जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज न की जाए। ये भी है, दोनों है भाई, क वाला नहीं है, ख और ग दोनों है। तो इसमें क्या कर रहा है वो? जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार, यानी किसी रिश्तेदार है उसका लेकिन चोरी की है उसने, दोषी है मतलब दोषी रिश्तेदार के खिलाफ FIR दर्ज न की जाए। यानी पुलिस थाने में वो फोन करता है कि मेरा ये रिश्तेदार है, हालांकि वो दोषी है, मतलब उसने चोरी की है, तो उसके खिलाफ है ना FIR दर्ज नहीं करनी है। तो ये दो सिचुएशन है ख और ग वाली, इनमें वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। तो ये है ना ख और ग, ये ऑप्शन है इसमें। ये प्रश्न आपको लिखना है नंबर 2, और फिर आपको क ख ग तीनों ही आप सिचुएशन लिख लो और ख और ग पे राइट का निशान लगा देना। तो आज हमने यहाँ तक की स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ करके आगे बढ़े। देखिए इस बार जो ये नई किताबें आई है ना, आपकी चेंज हो गया कोर्स 6, 7, 8 का। तो जो भी बुक्स आई है ना, ये थोड़ी अलग डिफरेंट टाइप की है। इनमें बच्चे की जो विश्लेषण शक्ति है कि वो चीज़ों को विश्लेषित कर सकता है कि नहीं, एनालिसिस कर सकता है कि नहीं, निर्णय ले सकता है कि नहीं, खुद के दिमाग को काम में ले सकता है कि नहीं, ये चीजें ज्यादा है इसमें। प्रश्न उत्तर ज्यादा नहीं आएंगे इसमें, मतलब पीछे वाले वैसे। इसमें आपको अपने बेसिस पर क्या चीजें करने के लिए आएंगे क्वेश्चन आंसर। चीजों को समझना है अपने को, इसलिए हम उस तरह से ही इनको समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बीच में क्वेश्चन आएंगे इसमें। इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, ये बीच वाले प्रश्न अब आएंगे इन नई बुक्स में से। और अब जो शिक्षा नीति आ रही है नई लागू होने वाली है, उसमें तो फिर बिल्कुल ही बदल जाएगा। बहुत विचित्र मामला हो जाएगा। जो रट्टू है ना, उनकी हालत खराब हो जाएगी, और जो समझ करके आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको करने हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने आंसर बता दिए थे इनके, और ये भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इनके भी आंसर मैंने बताए हैं। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं अपनी नोटबुक में, सेपरेट नोटबुक यूज करनी है। और हम लोग अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 3 यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।